हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का वेलकम है हमारा आपका खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री प्लानेट वाले एस के चैनल पे। तो बच्चों आज जो है फाउंडेशन बैच यानी 2020 से 22 वाले बैच के लिए जो है लेक्चर फर्स्ट लेकर आए हैं। तो आप लोग जो है कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए। तो बच्चों आज का लेक्चर हम अब स्टार्ट करते हैं। देखिए केमिस्ट्री को बच्चों 3 पार्ट में रखा गया है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान से देखिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो फिजिकल वाला पार्ट कौन पढ़ाएंगे आपको? डी सिंह सर पढ़ाएंगे। बाकी दोनों एरिया ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो वो मेरा वाला एरिया है, ठीक है। तो अब देखिए हम क्लियर करते हैं किसको इनऑर्गेनिक बोला जाता है, किसको ऑर्गेनिक बोला जाता है, किसको फिजिकल बोला जाता है, वो क्लियर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो हम यहाँ लिख रहे हैं हेयर डील्स अबाउट एलिमेंट्स। किसको डील करता है? एलिमेंट्स को, कंपाउंड्स को एंड देयर प्रॉपर्टीज मतलब इनऑर्गेनिक वाला पार्ट जो है डील्स करता है किसको? एलिमेंट्स को डील करेगा, कंपाउंड का और उसके प्रॉपर्टी जो करता है। जैसे मान लीजिए किसी एलिमेंट्स, अभी तक जो है लगभग 118 एलिमेंट्स का खोज हो चुका है। तो किसी एलिमेंट्स के बारे में पता करना हो या किसी कंपाउंड्स के बारे में पता करना हो या उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो कौन सा पार्ट क्लियर करेगा आपको? तो इनऑर्गेनिक वाला एरिया क्लियर करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं ऑक्सीजन। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, या आपसे कोई पूछ दे मास नंबर क्या है, या आपसे पूछे उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा, या कोई पूछ दे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, उसका जेड स्टार क्या होगा आपका, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाली जाएगी, उस पर लोन पेयर कितना होता है, जितनी भी प्रॉपर्टी की मैंने बात किया है बच्चों, ये सारा जो डील करेगा वो कौन सा एरिया डील करेगा? आपको इनऑर्गेनिक एरिया डील करता है। मतलब ये समझे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर कुछ भी पता करना हो तो कहाँ चले जाएं आप? इनऑर्गेनिक वाला पार्ट में चले जाएं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेयर डील्स अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो देखिए जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, मतलब बिहार बोर्ड हो गए या फिर झारखंड बोर्ड हो गए या यूपी बोर्ड हो गए, हिंदी मीडियम बच्चे को जो है एलिमेंट्स दिक्कत हो रहा होगा, कंपाउंड्स में दिक्कत हो रहा होगा। तो याद रखिए एलिमेंट्स का हिंदी होता है तत्व, पढ़ के आए होंगे आप लोग, ठीक है। तो देखिए एलिमेंट्स अभी एक बार आ गया तो हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो कहीं भी एलिमेंट्स रहेगा तब समझ जाइए उसका हिंदी क्या है? तत्व है। कंपाउंड्स का हिंदी क्या होता है? यौगिक, ठीक है। अब हम बार बार कभी नहीं बोलेंगे फिर कि यौगिक बोलते रहेंगे, समझ रहे हैं। तो जहाँ भी कंपाउंड्स आएगा तो समझिएगा इसका हिंदी क्या होता है? यौगिक होता है, क्लियर। अब देखिए आते हैं ऑर्गेनिक पर। तो देखिए ऑर्गेनिक जो है ये वाला जो है यहाँ पे लिख रहे हैं हेयर स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। मैंने लिखा कि ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हम लोग अध्ययन करते हैं किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में और इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? देखिए वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन रहता है उसको बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं CH4, जिसको मीथेन पढ़ के आए हैं आप लोग, नहीं तो इसमें क्या है? कार्बन हाइड्रोजन है, तो ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। इसे लिखते हैं C6H14। इसमें क्या देख रहे हैं? सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिक वाले एरिया में जो अध्ययन करते हैं हम लोग किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन के बारे में। और डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पे C3H8। अब क्या करते हैं? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन निकाल के जब पर क्लोरीन जोड़ देते हैं तो C3 हो जाएगा। अब एक हाइड्रोजन जब निकलेगा तो 7 हो जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। समझाने का प्रयास करें, समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप बताइए इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे क्योंकि हाइड्रोकार्बन का डिफिनेशन क्या था? वैसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ क्या हो? हाइड्रोजन हो और कार्बन हो। यहाँ देखेंगे तो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और क्लोरीन भी है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाकर कोई और एलिमेंट्स आ जाता है या ग्रुप आ जाता है तो वैसे कंपाउंड को बोला जाता है डेरिवेटिव बोला जाता है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन से जैसे हाइड्रोजन हटाएं, कोई और ग्रुप आके उस पर बैठ गया तो उसको बोला जाता है डेरिवेटिव। तो देखिए ये क्या है? हाइड्रोकार्बन नहीं, ये क्या है? डेरिवेटिव है। तो हम लोग जो है ऑर्गेनिक वाले एरिया में जो डील करता है वो हाइड्रोकार्बन के बारे में डील करेगा या उसके डेरिवेटिव के बारे में। और इसके बारे में लगभग हम लोग जो है 12-13 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। तो बोलेंगे सर ये इनऑर्गेनिक तो समझ में आ गया, ऑर्गेनिक समझ में आ गया, फिजिकल क्या है? देखिए जैसे मान लीजिए एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं H2 गैस,
और फिर लेते हैं O2 गैस, और दोनों रिएक्शन करके बनाता है H2O लिक्विड। ठीक है, देखिए एक बात याद रखिएगा, H2O2 मिलके H2O बना, वो कैसे बना, वो किस एरिया का है, आपका इनऑर्गेनिक वाला एरिया है। बात समझ में आ रहा है, उन्होंने कौन सा एरिया है, इनऑर्गेनिक वाला एरिया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लीजिए कोई H2 ले लेता है, अगर मान लीजिए x ग्राम ले लिया और ये ले लिया y ग्राम, तो यहाँ कितना बनेगा ये आपको बताना है। मतलब एक तरह से देखिए फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है ना, वो क्वांटिटी के बारे में बताता है आपको। जैसे मान लीजिए x ग्राम लिए, ये y ग्राम लिए, तो कितना बनेगा H2O। बात समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, यहाँ पे कंपाउंड या कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ जो है क्वांटिटी के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटी के बारे में जब अध्ययन किया जाएगा तो फिजिकल वाला एरिया चला जाएगा, और कंपाउंड वाला चला जाएगा तो या तो इनऑर्गेनिक होगा या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। बात समझ में आ गया आपको, इनऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक किसको बोलते हैं, और फिजिकल किसको। इस पर ज़्यादा इसलिए चर्चा नहीं, क्योंकि ये वाला मेरा एरिया नहीं, ये आपको DC सर क्लियर करेंगे। बात समझ में आ गया, तो वीडियो को पॉज करके उससे क्या करें, इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए। करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, ऑर्गेनिक में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 11th में कितना पढ़ना है, 12th में कितना पढ़ना है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे 11th इनऑर्गेनिक का जो है टोटल चैप्टर यहाँ पे लिखे हैं कि कितना चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, 10 चैप्टर में देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन है। पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, लगभग हम आपको पढ़ाएंगे 8 से 10 लेक्चर चलेगा। ठीक है, उसी तरह से केमिकल बॉन्डिंग में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोला जाता है केमिस्ट्री का जो है बैकबोन माना जाता है इसको। ठीक है, तो ये भी लगभग आपको 20 लेक्चर चलेगा। जेई के लिए और नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, फिर बोलेंगे देखिए एस ब्लॉक में 2 लेक्चर लगेगा, पी ब्लॉक में 2 लेक्चर लगेगा, फिर हाइड्रोजाइड्स कंपाउंड में 2 चलेगा, फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में 2 लेक्चर। मतलब मुश्किल से 8 लेक्चर में 4 चैप्टर आपको क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये 6 चैप्टर, ये आपका जो है ना, ये 11th वाला पार्ट है। कहाँ पढ़ना है आपको, 11th में पढ़ना है। ठीक है, ये कहाँ पढ़ना है आपको, 11th में पढ़ना है। अब रही बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें, ये आपका 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, जेई के लिए भी और साथ साथ बोर्ड के लिए भी और नीट के लिए भी। ठीक है, बोर्ड और जेई में अगर देखा जाए, जेई मेंस में देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में 4 से 5 क्वेश्चन जो जाता है, बोर्ड में 5 से 10 मार्क्स के 20 सवाल रहेगा। तो लगभग आपको 12 लेक्चर ये चलेगा। डी ब्लॉक जो है ज़्यादा नहीं, आपको 5 क्लास में ख़त्म करेंगे आपको। ठीक है, उसी तरह से पी ब्लॉक भी जो है बोर्ड के लिए और जेई नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें भी लगभग 12 लेक्चर चलेगा आपका। ठीक है, मेटलर्जी मुश्किल से 5 से 6 लेक्चर चलेगा। मतलब ये देखें बच्चों कि 10 चैप्टर है, ये जो देख रहे हैं आप 4 चैप्टर, ये 12th का चैप्टर है। कहाँ पढ़ना है इसको, 12th में। ठीक है, मतलब बोर्ड में इस 4 चैप्टर से पूछे जाएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए मुश्किल से ये 2 चैप्टर हो गया, अब बाकी जो है 4 चैप्टर, बाकी सब देखिएगा 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास में खत्म होने वाला है। ठीक है, तो घबराए नहीं सिलेबस को कि बोलेंगे सर इनऑर्गेनिक में 10 चैप्टर पढ़ना है, ऑर्गेनिक में 12 चैप्टर पढ़ना है, तो 22 चैप्टर है, समय बहुत कम बचा है सर, इस साल का 4 महीना है, अगले साल का 12 महीना, कैसे सिलेबस खत्म होगा। तो बच्चों घबराए नहीं, सिलेबस खत्म करना मेरा काम है। ठीक है, जितना हम बोलते हैं उतना के लिए आप पढ़ते रहिए। ठीक है, और जितना हम बोले उतना फॉलो कीजिए। अब देखिए, तो जिस तरह से इनऑर्गेनिक का टोटल मैंने चैप्टर आपको क्लियर किया, उसी तरह से ऑर्गेनिक कर देते। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को लगता है, जानते हैं क्या, कि सर जब बात बोल रहे हैं ये 12th वाला ही डायरेक्ट पढ़ेंगे, 11th छोड़ देते हैं। देखिए जिस बच्चे को अगर केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्लियर नहीं होगा, उनको पी ब्लॉक समझ में नहीं आएगा, उनको डी ब्लॉक समझ में नहीं आएगा, उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में नहीं आएगा। इसीलिए बोला जाता है कि 12th उनके लिए और आसान हो जाता है, जिसका 11th सही रहता है। 11th कहने का मतलब आपको हो गया पीरियोडिक प्रॉपर्टी, केमिकल बॉन्डिंग, बाकी सब ये है। तो बात समझ में आ गया। अब देखिए ऑर्गेनिक में कितना टोटल चैप्टर पढ़ना है वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए तो देखिए अब ऑर्गेनिक में टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर पढ़ाएंगे आपको नोमेनक्लेचर, नाम लिखने के लिए सिखाएंगे। उसके बाद होगा आइसोमेरिज्म चलेगा, उसके बाद जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके बाद हाइड्रोकार्बन। तो ये जो देख रहे हैं ना बच्चों आप 5 चैप्टर, ये आपको 11th का एरिया है, मतलब कहाँ पढ़ना है, 11th में पढ़ना है। बाकी देखिए अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोलिक एसिड,
एमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ, ये सब आपको कहाँ पढ़ना है बताइए? तो ये सारा आपको पढ़ना है कहाँ? 12th में आपको पढ़ना है। तो वही वाला बात हो गया। इनऑर्गेनिक में देखिए 11th ज़्यादा था, 12th कम था। ऑर्गेनिक में उल्टा चल रहा है, नहीं ऑर्गेनिक में 11th कम पढ़ना है, 12th ज़्यादा पढ़ना है। फिर से बोल रहे हैं 12 चैप्टर आपको देखने में लग रहा है, लेकिन बहुत कम ही चैप्टर जो है, जो लेक्चर ज़्यादा लगेगा, बाकी जो है आसानी से धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। देखिए तो यहाँ पे ध्यान से देखें आप, नोमेनक्लेचर जो है ये आपको हम अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि बोर्ड में जो है फिक्स है कि 2 से 4 मार्क्स का नोमेनक्लेचर पूछे जाते हैं। और दूसरी बात क्या है कि ऑर्गेनिक में जब तक आपको नाम नहीं लिखना आता है, समझिए कि ऑर्गेनिक आप कुछ नहीं जानते, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर हम पढ़ाएंगे, लगभग 10 लेक्चर लगेगा, ठीक है। आइसोमेरिज भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको लगभग 12 लेक्चर लगेगा। जीओसी जो होता है वो बोला जाता है ऑर्गेनिक का बैकबोन बोला जाता है, ये भी कम से कम 10 लेक्चर लगेगा, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म आपको कितना लगेगा? आपको लगभग ये भी जो है 8 क्लास लगेगा। हाइड्रोकार्बन भी जो है आपको लगभग 8 से 10 क्लास लगेगा, ठीक है। तो 11th का देखिए सब इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए 12th में जब जाएंगे तो अल्काइल हैलाइड्स में मुश्किल से आपको जो है 3 क्लास लगेगा। कहाँ? अल्काइल हैलाइड्स में। अल्कोहल, फिनोल, ईथर में मुश्किल से आपको जो है 6 से 7 क्लास से लगेगा, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, अनकार्बोनिक एसिड में वही हाल है, 6 से 7 क्लास लगेगा। एमाइंस में आपको 2 क्लास लगेगा। बायोमोलिक्यूल्स में आपका 3 क्लास लगेगा। पॉलीमर में आपका 2 क्लास लगेगा। और केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में क्या होगा? आपको 2 क्लास लगेगा। मतलब जिस बच्चे को 11th, क्योंकि 11th देखिए याद रखिएगा ये 12th है, 12th में बहुत कम ही लेक्चर में खत्म हो जाता है, लेकिन 12th उन्हीं को समझ में आएगा जो बच्चे 11th से सही से पढ़े रहेंगे। बात समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? तो देखिए बिल्कुल 12th देखने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हम लोग बहुत कम ही समय में क्या होगा इसको खत्म करेंगे। तो बात समझ में आ गया। टोटल इनऑर्गेनिक में कितना चैप्टर पढ़ना है? 10, ऑर्गेनिक में 12, तो 12, 10, 22 कैसे खत्म करना है टाइम रहते हुए। लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जाते जाते हम लोग 2021 का, क्योंकि 22 में आपको एग्जाम देना है बोर्ड का और साथ साथ कॉम्पिटिशन का, तो हम लोग जो है नवंबर अक्टूबर जाते जाते सिलेबस को क्या होगा कंप्लीट कर लेंगे, बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिशन का भी, ठीक है। तो अब देखिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 बात है, इनऑर्गेनिक से शुरू किया जाए कि ऑर्गेनिक से शुरू किया जाए। तो देखिए है क्या कि इनऑर्गेनिक में जैसे 2 चैप्टर हमने पढ़ाया आपको, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, और आपको केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, बताया अभी इधर। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग जिस बच्चे को सही हो जाता है ना, और हम बेसिक जो क्लास ले लेंगे 8 से 10 क्लास, उतना अगर सही हो जाता है तो आपको ना इनऑर्गेनिक में किसी चैप्टर में दिक्कत होगा ना ऑर्गेनिक में दिक्कत होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर पीटी और केमिकल बॉन्डिंग बिना पढ़ाए हुए अगर ऑर्गेनिक शुरू कर देंगे तो आपको परेशानी बढ़ जाएगा। तो पहले हम आपको जो है इनऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक के सारा 11th पढ़ाएंगे, उसके बाद उसको रोक देंगे और उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे? ऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक 11th खत्म हो जाएगा तो उसी तरह से फिर इनऑर्गेनिक का 12th खत्म करेंगे, उसी तरह से ऑर्गेनिक का 12th खत्म किया जाएगा। क्लियर बात समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए सारा जो है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक शुरू करने से पहले एक बेसिक चैप्टर हम शुरू करेंगे, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको याद होगा मैंने बोला था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9th 10th में अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, और 11th का कुछ पार्ट जो है बार बार हर जगह यूज होगा, जो हम आपको पहले पढ़ा देंगे कि आगे कहीं भी कोई भी चैप्टर आप शुरू करें तो किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से? फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो बच्चों अब चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो चैप्टर लेकर आए हैं देखिए तो क्या लिखे? मैंने लिखा फंडामेंटल कंसेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में फंडामेंटल चीज़ यानी बेसिक चीज़ जो बार बार यूज होगा पहले वो हम आपको सिखाएंगे। अगर ये सिखा देंगे, ये कहाँ से आएगा? आपको 9th 10th का कुछ होगा, ठीक है, और कुछ 11th 12th का होगा। अगर ये सिखा देंगे तो आगे 11th 12th या इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक हो, किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ यहाँ से कंपटीशन के भी सवाल पूछे जाते हैं जो हम आपको कराएंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। और जितने भी चीज़ हम पढ़ाएंगे बच्चों, ये सारा जो भी इसमें पढ़ाएंगे वो कौन सा चैप्टर मिलेगा आपको? एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अब। तो देखिए केमिस्ट्री का बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करते हैं। 0 लेवल करने का मतलब एटम से स्टार्ट करते हैं। मतलब इससे केमिस्ट्री का अगर शुरुआती होता है तो कहाँ से होता है? एटम से होता है। तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, देखिए तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एटम। आपसे कोई पूछे,
देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे, परमाणु पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। एटम का हिंदी होता है परमाणु। कहीं भी आप एटम लिखेंगे तो समझिए परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं। किसको बोलते हैं एटम, बताइए। 9th-10th में आप लोग पढ़े हैं। तो देखिए एटम के बारे में सबसे पहले जो एक्सप्लेन किए थे वो साइंटिस्ट का नाम आपको याद होगा। कौन किए थे, तो बोलेंगे जॉन डाल्टन्स, ठीक है। और कब किए थे भाई, तो बोलेंगे 1808 ईस्वी में। मतलब बच्चों एटम के बारे में सबसे पहले अगर कोई एक्सप्लेन किया है तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, जॉन डाल्टन्स। बात समझ रहा है। कब किए थे, 1808 में। देखिए जॉन डाल्टन्स का क्या कहना था एटम के ऊपर, एटम के बारे में क्या कहे तो क्लियर करते हैं। उनका कहना था कि दुनिया में जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो, जैसे ये मान लीजिए मार्कर, ये भी एक तरह का पदार्थ है, यानी सब्सटेंस है, ठीक है। जिस कॉपी पर आप लिख रहे हो वो भी सब्सटेंस है, बोर्ड एक तरह का सब्सटेंस है, मोबाइल से जो आप देख रहे हैं वो भी एक तरह का सब्सटेंस है। तो दुनिया में जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं क्या एक तरह का सब्सटेंस है। उनका कहना था कि सब्सटेंस जो होता है एटम से मिलकर बना होता है। क्या होता है, एटम से मिलकर बना। कोई भी सब्सटेंस देख रहे हैं एटम से मिलकर बना होता है। जिस तरह से पूरा बिल्डिंग जो होता है वो क्या होता है, ईटा से मिलकर तैयार होता है। उसी तरह से कोई भी पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है वो किससे, एटम से मिलकर बना था। उनका कहना था कि एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। किसी भी पदार्थ में एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, इतना छोटा होता है जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ऐसे देखिए यहाँ पे, इसको हम ध्यान में ऐसे रखते हैं। एटम जो है दो चीज़ से मिलकर बना है, ए और टर्म से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, ए और टर्म से, ठीक है। ए से बना है और टर्म से। ए के मतलब याद रखिएगा नोट, ध्यान में रखने के लिए क्लियर कर रहे हैं। और टर्म के मतलब कटिंग, मतलब एटम को काटा नहीं जा सकता। ये हम नहीं बोल रहे हैं, कौन बोले हैं, डाल्टन्स हैं। डाल्टन्स का कहना था कि एटम जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इसीलिए देखिएगा बहुत सारे बुक में यहाँ पर देखिएगा इनको जो है एटम को ही जो है इंडिविजुअल लिखता है। क्या लिखता है, इंडिविजुअल, यहीं पर लिखते हैं लेकिन जगह नहीं था, यहाँ पे आ गए, ठीक है। एटम इंडिविजुअल क्यों इस्तेमाल, बहुत सारी किताब में देखिएगा एटम के जगह पे इंडिविजुअल इस्तेमाल करता है। आप 11th में जाएंगे अगर बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा क्यों इंडिविजुअल इस्तेमाल किया, बताइए। तो बोलेंगे सर कि आप ही ने बोला कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, मतलब द्वारा बांटा नहीं जा सकता है। तो जब डिवाइड नहीं कर सकते क्या बोलेंगे, उसको इंडिविजुअल बोलेंगे। इसीलिए कोई एटम बोले या इंडिविजुअल बोले दोनों बात क्या है, सेम है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से एटम में आप किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब एक लाइन में याद रखिएगा कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, दोबारा काट नहीं सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ठेठ में, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मान लिया जाए कि आपको एक लकड़ी देते हैं और हम कहें कि जब तक कटता रहे तब तक काटते रहिए, तो बताइए लाइफ टाइम तक कटता रहेगा आपसे, जी नहीं। एक समय ऐसा आएगा जो सबसे छोटा पार्ट होगा जिसको आप दोबारा जब काटने जाएंगे तो वो कटेगा नहीं, जी ठीक है। जो सबसे छोटा पार्ट होता है ना उसी को बोलते हैं एटम। ये हम नहीं बोल रहे हैं, फिर से बोले, कौन बोले थे, डाल्टन्स आए। तो हम लोग ऐसे बोल देंगे कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एटम के ऊपर आप किसी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये थ्योरी जब आई थी, कब आई थी, अब 1808 में। जैसे ये बात डाल्टन साहब बोले तो बहुत सारे साइंटिस्ट को जो है ये बात पता नहीं, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इस पर काम करना शुरू किए और आफ्टर 90 ईयर्स के बाद देखा गया कि जो डाल्टन्स बात बोले थे उसको कुछ और निकला। देखिए देखा गया कि एटम से भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे एटम मिलकर बना होता है। नहीं, आप लोग पढ़े होते हैं, पढ़ के आए होंगे आप लोग कि एटम के अंदर 3 चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिससे एटम बना होता है। नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसी को बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोला जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नहीं, तब हम लोग बोलेंगे कि जी नहीं, एटम से जो डाल्टन्स बोले तो क्या हो गया, गलत हो गया। नहीं, अब हम बोलेंगे कि एटम से भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे एटम मिलकर बना होता है। किससे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आप लोग पढ़े होंगे कि परमाणु यानी एटम जो है, जैसे मान लीजिए एटम है तो एटम के सेंटर पे जानते हैं कौन रहता है, न्यूक्लियस रहता है। क्या पढ़ के आए होंगे आप लोग, पढ़े होंगे न्यूक्लियस रहता है। कौन रहता है, न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में 2 चीज़ होता है, 3 तरह का सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन रहता है बताइए तो बोलेंगे सर प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन।
और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। मतलब मान लीजिए ये एटम है, ठीक है, तो एटम के सेंटर पर न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। तो ये क्लियर हो गया कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो है आपका 3 तरह का है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कहाँ पाया जाता है? एटम के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आ गया? तो आगे बढ़े इसको, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मतलब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो ये बार बार इस्तेमाल होगा आके, इसका मास क्या होगा, इस पर चार्ज कितना होता है, इस सारी चीज़ को हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ तक क्या करें, वीडियो को पॉज करके इसको राइट डाउन कीजिए। जो मैंने अभी क्लियर किया कि एटम के अंदर जो है 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बात को देखिए हम लिखते हैं, भाषा में लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कहाँ रहता है? इनसाइड दी एटम, एटम के अंदर रहता है। नहीं, कितने तरह का होता है? तो अभी क्लियर किए 3 तरह का। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे लिख रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नहीं, कौन कौन होता है? तो बोलेंगे पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। नहीं, 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए तीनों का जो है प्रॉपर्टीज हम क्लियर करते हैं। आपसे कोई पूछ दे, ठीक है, हर जगह इस्तेमाल होगा, आगे फिजिकल भी पढ़ेंगे तो यूज होगा, आगे इनऑर्गेनिक में यूज होगा। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन पर चार्ज क्या, उसका मास क्या होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होता है या उसका मास क्या होता है। तो इसका जो है प्रॉपर्टी को हम क्लियर करते हैं। देखिए तो एक तीनों के लिखते हैं हम पहले। यहाँ देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोटॉन और यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूट्रॉन। नहीं, देखिए सबसे पहले लिखते हैं डिस्कवरर, किसके द्वारा खोजा गया? ठीक है, किसके द्वारा खोजा गया? तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? आपको मालूम होगा, 9th-10th में पढ़े आप, तो बोलेंगे जे थॉमसन। किसने खोज किया है? जे थॉमसन। कब की है? 1896 में। नहीं, इलेक्ट्रॉन का खोज किया है जे थॉमसन। प्रोटॉन का किसने खोज किया है? तो आपका जवाब होगा गोल्डस्टीन। कब किए थे? तो बोलेंगे 1900 ईस्वी में। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है बच्चों? जवाब दीजिए, बताइए क्या? तो बोलेंगे न्यूट्रॉन का खोज जो है आपको याद होगा कि ये थे जेम्स चैडविक। और कब किए थे बताइए तो? 1932 में। नहीं, इलेक्ट्रॉन का खोज किए जे थॉमसन, प्रोटॉन को किए गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन खोज किसके किए? जेम्स चैडविक। देखिए ये एग्जाम में पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन बेसिक चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज क्या होगा, मास क्या होगा। तो पहले मास को क्लियर करते हैं। जैसे देखिए मास जब हम बताएंगे तो 2 तरह का मास क्लियर करेंगे। एक बोलेंगे एब्सोल्यूट मास, और अगला क्लियर करेंगे रिलेटिव मास। देखिए एब्सोल्यूट मास और क्या क्लियर करेंगे आपको? रिलेटिव मास। देखिए एब्सोल्यूट और रिलेटिव मास किसको बोलते हैं? एब्सोल्यूट मास और रिलेटिव मास किसको बोलते हैं, वो क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए तो जैसे मान लीजिए हम अपने ऊपर लेते हैं, मेरा मास 80 kg है। तो हमसे अगर कोई पूछेगा कि आपका मास क्या है, तो क्या बोलेंगे? 80 kg मेरा है। मतलब किसी भी चीज़ का जो एक्चुअल मास होता है ना, एक्चुअल जो मास होता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा? एब्सोल्यूट मास बोला जाता है। बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपका जो मास है, तो कोई पूछेगा आप उतना ही बताएंगे जितना मास है, तो वो कौन सा मास हो गया? एब्सोल्यूट मास हो गया। अब मान लीजिए रिलेटिव मास किसको बोलते हैं?
रिलेटिव मास, जैसे मान लीजिए मेरा मास 80 kg है, कोई बच्चा वीडियो देख रहा है उसका मास जो है 40 kg है, तो बताइए उस बच्चे के रिस्पेक्ट में मेरा मास कितना ज़्यादा हो गया, तो बोलेंगे डबल, क्योंकि उसका 40 है तो मेरा कितना हो गया 80, यानी डबल। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कंपेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपेयर करके अपना मास बता रहे हैं, नहीं, कंपेयर करके जो मास बताएंगे उसको बोलेंगे रिलेटिव मास, और जो रियल मास होगा किसी भी चीज़ का उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मास। तो मेरे ख्याल से एब्सोल्यूट और रिलेटिव में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए हम क्लियर करते हैं, यहाँ पे पहला लिख रहे हैं एब्सोल्यूट मास, क्या लिख रहे हैं, एब्सोल्यूट मास। बताइए क्या होता है मास, पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन का मास, तो याद होगा आप लोग को, पढ़े होंगे 9.1 10 के पावर -31 kg। ग्राम में अगर बात करें तो 9.1 10 के पावर -31 kg, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें, अगर हम ये kg, ये बताया आपको 31 kg, उसी तरह से अगर इसकी बात करें यानी प्रोटॉन की बात करें तो होता है 1.66 10 के पावर -27 kg, ठीक है। उसी तरह से इनका मास होता है 1.67 10 के पावर -27 kg। यही अगर ग्राम में बोलेगा तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा 31 से 28 हो जाएगा, ये 27 से क्या होगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, ये भी क्या होगा 24। तो केजी में अगर बोलेगा कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है तो आपका जवाब होगा 9.1 10 के पावर -31 kg। प्रोटॉन का होता है 1.66 10 के पावर -27 kg। न्यूट्रॉन का होगा 1.67 10 के पावर -27 kg। कोई दिक्कत यहाँ तक। अगला देखिए, देखिए इसको मिटा रहे, ध्यान से देखिए तो इसको, ठीक है। आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो है अभी नहीं पढ़े होंगे तो आपको आगे पढ़ाया जाएगा। फिजिकल में जितने भी मास इस्तेमाल होते हैं एलिमेंट का वो होता है एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे किसमें होता है एमयू में। तो अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में कितना होगा तो याद रखिएगा इनका मास होता है 0.00055 एएमयू। एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, नहीं, इनका जो मास होता है एएमयू में इनका होता है 1.007 एएमयू। इनका जो मास होता है 1.008 एएमयू, ठीक है। याद रखिएगा केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा का इस्तेमाल होगा यूनिट मास किस में इस्तेमाल होगा, एएमयू में। तो इलेक्ट्रॉन का होता है 0.30 के बाद 55, प्रोटॉन का होता है 1.07, न्यूट्रॉन का होता है 1.008, ठीक है। याद रहेगा आपको। चलिए, तो मैंने क्लियर किया एब्सोल्यूट मास क्या होता है। अब आते हैं रिलेटिव, कंपेयर करेंगे। देखिए अब क्लियर करते हैं रिलेटिव मास, नहीं, रिलेटिव मास। याद रखिए इनका रिलेटिव मास होता है 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के बराबर। और इनका होता है मास ऑफ प्रोटॉन के, इनका होता है रिलेटिव मास। बताइए मैंने जो है प्रोटॉन को जब कंपेयर किया तो 1/1840 से डिवाइड करेंगे तब जो है इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। मतलब सोचिए कि प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में कितना छोटा मास होता है इलेक्ट्रॉन का। 1840 से डिवाइड करने के बाद आता है किसका, इलेक्ट्रॉन के बराबर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पूछे यहाँ पे इनके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन का अगर न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में कंपेयर करेंगे तो अगर ध्यान से देखेंगे आप तो इनका मास है 1.66 10 के पावर -27 kg और इनका है 1.67 10 के पावर -27 kg। पावर सेम है दोनों में, पॉइंट के बाद यहाँ 66 है, यहाँ 67 है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ 6667। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है लगभग बराबर होता है। तो ये बोल सकते हैं जैसे मान लीजिए मेरा मास अगर 80 kg का है और सामने वाला बच्ची मान लीजिए मास जो है 80 kg 0.0050 ग्राम है, तो क्या बोलेंगे उनके रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट दोनों का मास क्या है, बराबर, यही ना बोलिएगा। तो वही बात यहाँ भी है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ऑलमोस्ट सेम मास आप किसका, लगभग न्यूट्रॉन के ऑलमोस्ट सेम होता है, नहीं। यहाँ पे बोलेंगे
यहाँ इनके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑलमोस्ट सेम मास ऑफ किसका, प्रोटॉन का। नहीं, प्रोटॉन का कंपेयर किए न्यूट्रॉन से, न्यूट्रॉन का कंपेयर किए प्रोटॉन से। जैसे मान लीजिए कोई बोले कि प्रोटॉन का रिलेटिव मास क्या है, तो न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन वाला बोल दीजिए, नहीं ऑलमोस्ट किसका, ऑलमोस्ट सेम मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए तो कंपेयर 1.008 हो जाएगा। इसका कोई न्यूट्रॉन का रिलेटिव मास बोल देगा तो एमयू में क्या बोल देंगे 1.007, या फिर आप देखें लगभग बराबर है, नहीं 1.007 बोले या 1.008 बोले लगभग बराबर है। बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो कोई अगर रिलेटिव में अगर प्रोटॉन का 1.007 भी अगर इस्तेमाल करता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने की जरूरत है, घबराने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि दोनों का मास लगभग क्या है, बराबर है। या फिर इसका रिलेटिव में कोई अगर 1.008 ही इस्तेमाल कर दिया, होना चाहिए 1.007, तो घबराने की जरूरत नहीं, दोनों का मास क्या है, लगभग बराबर है। तो बताइए क्लियर हो गया होगा रिलेटिव मास क्या है। आगे बढ़े, अब आगे आते हैं चार्ज पर आते हैं। तो देखिए तो अगर हम यहाँ पे लिखें एब्सोल्यूट चार्ज, मतलब जो रियल चार्ज होगा, नहीं इलेक्ट्रॉन पर एब्सोल्यूट चार्ज को बता सकते हैं बच्चों। तो याद होगा आपको, अगर पढ़ के आए होंगे आप लोग, तो 1.9 10 के पावर -19 कूलम। यहाँ पे भी वही है 1.9 10 के पावर -19 कूलम। और न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज होता है बताइए तो, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होता है हमेशा। न्यूट्रॉन हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, मतलब लिख सकते हैं 0 चार्ज। आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.9 10 के पावर -19 कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। यहाँ 1.9 10 के पावर -19 कूलम, तो दोनों का तो चार्ज सेम ही हो गया। तो अंतर क्या है, देखिए अंतर ये है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो माइनस में होता है और प्रोटॉन पे प्लस होता है। तो ध्यान में डाल लीजिए, आज से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है, चार्ज दोनों पर सेम होता है, सिर्फ अंतर है कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस। कोई दिक्कत। अब कोई न्यूट्रॉन पे चार्ज हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रल होता है। अब आते हैं रिलेटिव चार्ज। देखिए तो रिलेटिव चार्ज देखिएगा, रिलेटिव मतलब कंपेयर नहीं, अरे भाई रिलेटिव का मतलब क्या होता है, कंपेयर करना। जैसे मान लीजिए मैंने बोला था कि मेरा मास 80 kg है, सामने वाला बच्चा जो देख रहा है उसका मास 40 kg है, ठीक है। तो उनका कंपेयर किए तो मेरा मास जो है उनसे डबल आ गया। तो मैंने क्या किया, जोड़ा या घटाया, दोनों में से कुछ नहीं किया, हमने डिवाइड दिया है। तो जब भी रिलेटिव यानी कंपेयर किया जाता है तो डिवाइड दिया जाता है। क्लियर। तो देखिए डिवाइड देंगे तो बताइए किसे डिवाइड देंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए 1.9 10 के पावर -19 कूलम है, 1.9 10 के पावर -19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज से डिवाइड दीजिएगा, मतलब सेम संख्या से जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, बस अंतर है कि यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा। आइए हमेशा क्या है, कंपेयर करेंगे तो न्यूट्रल ही आएगा, न्यूट्रल या 0। मतलब बच्चा मैंने क्लियर किया आपको कि रिलेटिव चार्ज क्या होता है, -1 और +1। आप एक चीज़ देखे होंगे, आप ध्यान और 9th 10th में आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा कि मान लीजिए कोई एटम है, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन पर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो एक माइनस आ जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है, क्योंकि वहाँ पर रिलेटिव इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, आप पढ़े होंगे इसे। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है, मान लेते हैं यहाँ पे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन आया इस पर तो Cl- हो जाता है। क्यों कि देखिए क्लोरीन जब कोई चार्ज कुछ नहीं था, न्यूट्रल था, अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया तो एक इलेक्ट्रॉन जो आता है तो एक माइनस लेकर आता है, तो क्लोरीन पे एक माइनस हो गया। नहीं, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक माइनस चार्ज होता है। तो बताइए ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो जाएगा ओवरऑल, तो बोलेंगे 2 माइनस हो जाएगा। तो बोलेंगे तो ये जो देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आने से एक माइनस होता है, 2 आने से 2 माइनस होता है, मतलब जितना आएगा उतना माइनस होता है। तो ये हम लोग रिलेटिव में बात करते हैं, किस में बात करते हैं, रिलेटिव में। बात समझ में आ गया। अब देखिए मान लीजिए, तो देखिए यहां तक आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो क्या करें, पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको राइट डाउन करें, ठीक है। चलिए तो बच्चों मैंने अभी क्लियर किया आपको, नहीं अभी मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्लियर किया, चार्ज क्लियर किया, सारा चीज़। देखिए अभी हम लोग देखें कि प्रोटॉन का मास जो था
0.007 था नहीं, और न्यूट्रॉन का मास था 1.008। तो दोनों का मास लगभग क्या है, बराबर है। इसी बात को देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं नोट में, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैव ऑलमोस्ट सेम। लगभग क्या होता है, सेम होता है। नहीं, यहाँ पे मैंने लिखा कि लगभग दोनों का मास क्या होता है, सेम होता है। अब देखिए ये बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन का मास जो है, देखिए ध्यान से देखिए, तो जैसे इलेक्ट्रॉन लिए यहाँ पे प्रोटॉन लिया और यहाँ पे न्यूट्रॉन, तो इसका मास अभी देखे थे तो 9.1 10 के पावर -31 था केजी में, और ये था 1.66 10 के पावर -27 केजी में था, और ये भी क्या था, तो 1.66 10 के पावर -27 केजी। तो देखिए ये दोनों का लगभग मास क्या है, बराबर मैंने लिखा। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बताइए कम है कि ज़्यादा है, देख के बताइए। तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो कम है। क्यों? क्योंकि पढ़े होंगे किसी भी चीज़ का पावर में अगर माइनस में रहता है तो जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उसका मान ओवरऑल क्या उतना छोटा हो जाता है। नहीं, अगर हाँ पावर में अगर माइनस में नहीं होता तो 31 वाला ज़्यादा हो जाता 27 से, लेकिन अगर पावर माइनस में चला जाता है तो जितना बड़ा संख्या होगा उसका मान क्या होगा, वैल्यू उतना छोटा हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में क्या है, कम है। कितना कम है अंतर भाई, 10 के पावर 4। सोच रहे 10 के पावर से समझ रहे 10,000 के आसपास की बात है। नहीं, बात समझ में आ रहा है। अभी क्लियर किया था आपको कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है 1/1840 मास ऑफ प्रोटॉन। नहीं बच्चों, प्रोटॉन यहाँ पे लिखे और न्यूट्रॉन, बात एक ही है, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। तो कोई यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन लिखे और मास ऑफ न्यूट्रॉन, बात क्या होगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो है एक बताइए 1840 से डिवाइड करें किससे, मास ऑफ प्रोटॉन के, तब उसके बराबर आ रहा है। सोचिए 1840 से डिवाइड देना कोई छोटा मोटा वैल्यू नहीं है। ये देखिए इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो इस बात को देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए तो इलेक्ट्रॉन इज मच लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, लाइटर वो मत समझिए जो गैस में इस्तेमाल करते हैं, लाइटर मतलब क्या, हल्का, मच लाइटर देन किससे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बच्चों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है, जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा कि एटम का मास क्या है, तो भाई एटम में 3 चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, दोनों को जो सम कर देंगे उसका मास हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि उसको नेगलेक्ट भी कर दीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे हम सिखाएंगे कि मास निकालने के लिए सिर्फ हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हैं, देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। इमेजिंग ऐसे कीजिए, जैसे मान लीजिए कोई हाथी है, ठीक है, हाथी का वजन तो आप लोग इमेजिंग कर ही होंगे कि बहुत कम होता है, नहीं बहुत कम होता है, नहीं बहुत ज़्यादा होता है। हाथी का मास क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आप क्या करते हैं, उस पर 10 गो चींटी चढ़ा दी है, चींटी समझ रहे हैं ना, चढ़ाने के बाद आपसे पूछे कि बताइए हाथी का वजन कितना बढ़ा होगा, तो बताइए ऐसी बात नहीं है, चींटी चढ़ाने से वजन बढ़ा होगा, लेकिन हाथी के रिस्पेक्ट में इतना कम बढ़ा होगा कि उसको नेगलेक्ट भी कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वही बात बोलते हैं कि एटम में जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में इतना कम होता है कि उसको अगर नेगलेक्ट कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इसीलिए याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। देखिए इसी बात को लिख रहे हैं, देखिए तो यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज negligible as compared to किससे कंपेयर करते हैं, मास ऑफ
प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने लिखा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेगलेक्ट करते हैं, मतलब इतना कम मास होता है कि नेगलेक्ट कर देते हैं। किसके कंपेयर में? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो याद रखिए, कोई बोलेगा कि एटम का मास जो है जब हम लोग निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नहीं कर देते? तो बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा कम होता है। मतलब सोचिए कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास निकालना चाहते हैं तो प्रोटॉन के मास से 1840 से डिवाइड कीजिएगा तब उसके बराबर होता है। बात समझ रहे हैं? प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में अगर इलेक्ट्रॉन का मास देखिएगा तो 1840 से डिवाइड करने के बाद उसके बराबर। सोचिए कितना छोटा मान होगा। नहीं मतलब देखिए, हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं 10 के पावर -31 है, यहाँ 10 के पावर -27 है, 10 के पावर 4 10,000 के आसपास के डिफरेंस है। बात समझ में आ रहा है? तो बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होने की वजह से, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास जब भी एटम में देखते हैं तो छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। अगर जोड़ेंगे भी तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का मास हमेशा नेगलेक्ट कर दिया जाता है जब भी एटम का मास सम किया जाता है। क्यों नेगलेक्ट करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रिस्पेक्ट में बहुत कम होता है। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है? तो आज देखिए एक्चुअली है क्या कि आज पहला क्लास है इसलिए यहीं तक छोड़ दे रहे हैं, अगले क्लास से फिर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए बाय।